हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग झा एंड वेलकम टू एजुकेशन बाबा। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक मॉडल पेपर देखेंगे। कुल 42 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें से जो है ना कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट देखना क्योंकि 10-12 मिनट की वीडियो बनेगी, 15 मिनट की, और इसमें से जो है 3-4 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे लगे कि जो डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करके देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना इन सारे क्वेश्चंस को मैं इस तरह से डील कर दूंगा कि ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसको भी आप बनाने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयनिक यौगिक की एक कोष्टिका में घन के कोनों पर ए आयन और घन के फलकों के केंद्रों पर बी आयन है, तो इसमें इस यौगिक का जो मूल अनुपाती सूत्र होगा वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो 1/8 कोनों पे होता है, कुल कोनों की संख्या 8। उसके बाद जो है यहाँ पे फलक का केंद्र पर जो है कुल कितना एटम होता है, आधा एटम होता है, और फलक के कुल केंद्र कितने होते हैं, 6। तो यहाँ पे जो है बी वाला जो है 3 एटम, और यहाँ पे 8 काट दीजिए तो ए एटम जो है 1, और यहाँ पे बी वाला जो है 3 एटम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या निकल के आएगा, AB3 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके 2 नंबर प्रश्न है कि जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको एफ केंद्र बोलते हैं। ठीक है, सो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न है कि HCl एवं H2O में स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होगा, यानी कि स्थिर क्वथनांक यहाँ पे पूछ रहा है आपको। देखिए जब ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे HCl और H2O में पूछे ना, तो HCl जो है आपका 20.2% होता है, और यहाँ पे H2O कितना होता है आपका 79.8% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के 100 हो गए। तो यहाँ पे जो है ये याद रखिएगा। ठीक है, कि HCl कितना होता है 20.2। अच्छा, मेथनॉल और H2O का पूछे, ठीक है, सॉरी इथेनॉल और H2O का पूछे तो वो भी कभी एग्जाम में पूछता है, तो वहाँ पे याद रखिएगा कि वहाँ पे इथेनॉल जो है 95% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 नंबर का सही आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा, यही 2 प्रश्न जो है बार बार रिपीट करके पूछते हैं। उसके बाद जो है 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। तो देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू मैंने बताया था आपको, तो देखिए यहाँ पे डेल्टा टीवी एक फार्मूला है, और यहाँ पे इस फार्मूला का क्या होता है, देखिए डेल्टा टीवी यहाँ पे केवी इंटू एम आई हो जाएगा। ठीक है, तो आई का वैल्यू जिसका जितना ज़्यादा होगा उसके लिए हिमांक का अवनमन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए का जो है आई का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि ये 3 भागों में टूटता है। उसके बाद जो है यहाँ पे NaCl का 2 होता है, यूरिया और ग्लूकोज का 1-1 होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, निकल के सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का आंसर ए। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है कि एक फेराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मात्रा बराबर होगी किसके, तो 1 ग्राम समतुल्य के। ठीक है, 1 मोल आपको देता है, ये बात तो पता ही होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1 ग्राम समतुल्य के। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, तो घट जाती है। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन में, और उसके बाद जो है वो आपस में टक्कर खाने लगते हैं और कॉलिजन करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे प्रवाह घट जाता है। ठीक है, सो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके 7 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किसी वस्तु का जो है ना सक्रिय भार जो होता है उसी पे आपको जो यहाँ पे क्या करता है, जो प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, उसका रेट निर्भर करता है। सो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या यहाँ पे वो सही हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपको मैंने एक शून्य कोटि अभिक्रिया टी हाफ के लिए जो टी का अर्ध आयु काल होता है उसके लिए आपको एक फार्मूला होता है, क्या, A0/2K। ठीक है, तो ए जो है टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे टी हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। उसके 9 नंबर प्रश्न है कि फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वर्ग। ठीक है, ये तो आपको बताया होगा, इस तरीके से ये जो जाता है उसके बाद यहाँ से क्या हो जाता है, समतल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आता है, x/m = K P/1/n हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही निकल के आ जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि द्रव स्नेही विलयन अस्थाई होता है। तो देखिए द्रव स्नेही विलयन जो है ना, इसमें क्या चीज़ अस्थाई होता है, ये यहाँ पे आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कणों का आवेश जो होता है इसके कारण क्या होता है कि द्रव स्नेही विलयन क्या होता है, अस्थाई होता है। सो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपचयन के रूप में किसका उपयोग, अपचायक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन का। सो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में
उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते थे, इसको गैंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि अवार्चिन आवर्त सारणी इसमें से किसने बनाया था, तो इनमें से किसी ने भी नहीं बनाया था, ठीक है। एक डॉबर्नियर का आवर्त सारणी था तो वो 8 परमाणुओं वाला था, ठीक है। तो अभी जो है ये यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसका 14 नंबर प्रश्न है कि व्हाइट फास्फोरस P4 अणु इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, ये क्वेश्चन यहाँ ऐसा होना चाहिए कि इसमें से क्या सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन होता, ये होना चाहिए कि क्या सही नहीं, क्योंकि क्या सही है तो P4 में जो है 6 सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसके 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाद जो है P का जो है कोण भी यहाँ पे 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन ये, व्हाइट फास्फोरस में अणु इनमें से क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होता तब, ठीक है। सो याद रखिए यहाँ पे 3 आंसर सही हैं, ए सी और डी जो है सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की कि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। देखो H2O2 में जो है ना, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आपका -1 निकल के आ जाता है, ठीक है। -1 यहाँ पे निकल के आ जाता है। देखो कैसे, अब मैं बता देता हूँ। देखो H2 का है यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 कर ले, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन का यहाँ पे पूछ रहा है, तो 2 इंटू एक्स कर लेते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा न्यूट्रल हमारा अणु है ना। तो यहाँ पे 2 + 2x = 0। अब देखो यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2x = -2, है ना। अब x बराबर -2/2 हमारा क्या हो जाएगा, -1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन दिए गए तथ्य के अनुसार सही नहीं लिखता है। देखो यहाँ पे जो बंध वियोजन ऊर्जा है ना, ये गलत है, ठीक है। ये जो है गलत है। सही क्या होता, तो पहले क्लोरीन होता है, ठीक है। उससे जो है यहाँ पे उसके बाद ब्रोमीन होता है ना। उसके बाद क्या होता है, फ्लोरीन होता है। उसके बाद जो है आयोडीन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से बंध वियोजन का जो है यहाँ पे क्या चलता है, एनर्जी लेवल चलता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसका 17 नंबर प्रश्न कहता है कि Zn2+ निम्न में से किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है। देखो Zn2+, तो Zn का परमाणु संख्या कितना होता है, 30, और यहाँ पे क्या है 2+, तो 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग घटा लेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 28। उसके बाद Cu+ जो ए में है, तो Cu का जो है यहाँ पे 29 होता है ना। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गायब होगा तो 28, ठीक है। तो सम इलेक्ट्रॉन इसमें भी 28, इसमें भी 28, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, निकल के सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की कि निम्न में से कौन सा आयन रंगीन है। देखो जिसके डी ऑर्बिटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो रंगीन होगा, तो ये जो है बैगनी कलर का होता है, ठीक है, वेनेडियम। सो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न की कोई बात करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपका फेरस, जो यहाँ पे आयरन है वो भी हो जाएगा, क्रोमियम निकेल सारा हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो मैग्नीशियम जो है ना वो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसका 20 नंबर प्रश्न है कि उप सहसंयोजन यौगिक यानी कि K3FCN6 का IUPAC नेम क्या होगा। तो देखो इसका जो है ना, आप सीधा देखो, कई लोग ट्राई पोटेशियम कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट हो जाएगा, ठीक है, फेरेट 3। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न कहता है कि निकेल यानी कि NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो देखो ये जो कोष्ट में है ये तो इसका तो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग यदि बात करें Na की, ठीक है, तो Na का हम लोग x कर लेते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो 4 एटम है भी, तो 4 × 0 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो कुल जो 0 आंसर निकल के आ जाएगा। सो यहाँ पे NiCO4 का जो है ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, 0 होगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इथेन। 22 नंबर प्रश्न की इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो है sp3 होता है, क्या होता है, sp3 होता है। सो ए ऑप्शन हमारा निकल के यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न कहता है कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। देखो अब इथाइन की बात यहाँ पे हो रही है, तो इथाइन का हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका जो इथाइन का क्या होता है, C2H2 होता है, ठीक है, C2H2। तो इसके इथाइन का जो है ना, आप इस तरीके से H,
उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे H, ठीक है। तो H का भी एक बॉन्ड यहाँ पे हो गया और इसके कार्बन का भी 4 बॉन्ड यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा, बाकी सब जो है पाई बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो क्या निकल के आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल अल्कोहल को 140 डिग्री पर क्या किया जाए, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाए, ठीक है। तो देखो, तो ये जो है ना आपका डाई एथिल ईथर बनाएगा। क्या बनाएगा, डाई एथिल ईथर यहाँ पे बनाएगा। अब कैसे, सो देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे आप अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि एथिल अल्कोहल बोल रहा है ना, एथिल अल्कोहल। तो चलो एथिल अल्कोहल हम लोग लेते हैं CH3O, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी एथिल अल्कोहल लेना है ना हम लोगों को। तो देखो एथिल अल्कोहल कैसा हो जाएगा, CH2H5OH हो जाएगा, है ना। ये जो है आपका एथिल अल्कोहल हो गया। इसको अब H2SO4 के साथ क्या करना है, गरम करना है। क्लियर। अब देखो इसको गरम करते हैं तो ये कैसा निकल के आएगा, तो ये जो है आपको डाई इथाइल जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। डाई एथिल ईथर निकल के आ जाएगा। ईथर कैसे, तो देखो अब यहाँ पे ये जो है C2H5 हो जाएगा, है ना। इसको जैसे रिएक्शन करवाओगे तो, और ये जो है O निकल के आ जाएगा, और उसके बाद जो C2H5, ये हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे क्या है, एथिल है, ये भी एथिल है, और ये जो है O ग्रुप क्या होता है, ईथर होता है ना। सो यहाँ पे हमारे देखो दोनों तरफ ईथर है, तो डाई एथिल लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा, बी ऑप्शन, डाई एथिल ईथर निकल के आ जाएगा। इसका 25 नंबर प्रश्न कहता है कि साधारण ईथर कौन सा है, ठीक है। साधारण ईथर यानी कि O ग्रुप जिसमें होगा, और दोनों तरफ जो है, यानी साधारण ईथर जो कैसा होता है, RO होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न कि निम्न प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि जो ये रिएक्शन है इसको, ये कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो देखो ये जो है ना आपका रोजेमुंड प्रतिक्रिया हो जाएगा। कैसे, देखो ये जो है आपको RC डबल बॉन्ड O, और फिर ये क्या निकल के आएगा, Cl, ठीक है। इस तरीके का जो अभिक्रिया होता है, और इसको जो है BaSO4 और आप H2 या PD कोई भी यहाँ पे, इससे जो है हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो ये क्या हमको निकाल के यहाँ पे दे देता है, ये जो है हम लोगों को निकाल के आपको देगा RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये निकाल के हम लोगों को दे देता है। तो यही तो हमारा जो है अभिक्रिया यहाँ पे है ना, यही तो है। तो ये जो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन रोजेमुंड जो है सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, अब तो याद आ गई होगी। उसके 27 नंबर प्रश्न की बात है कि निम्न अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है। निम्न अभिक्रिया का जो अंतिम उत्पाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे आपको लास्ट यहाँ पे बता देता हूँ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो ना आपको CH3COH जो है, यहाँ पे अगर CaCO3 के साथ अभिक्रिया अगर करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट। अब कैल्शियम एसीटेट को यदि हम लोग गर्म करेंगे तो वो बना देगा आपको एसीटोन, ठीक है। और एसीटोन को अगर NH2OH के साथ जो है यदि हम लोग रिएक्शन करवा दें तो वो हमको क्या देगा, एक्सीटॉक्साइम जो है हमको निकाल के दे देगा, ठीक है। एक्सीटॉक्साइम जो है यहाँ पे हमको लोग सॉरी एसीटोऑक्सिम जो है हम लोगों को निकाल के दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में ये हो रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, एसीटोऑक्सिम जो है निकाल के दे देगा। सो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर कि NaOH और प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करके कौन जो है इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है इन दोनों के साथ रिएक्शन करेगा कि यहाँ पे हम लोगों को जो है एक अल्कोहल निकाल के दे देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिक सा बात है कि ये जो है ना आपको क्या हो जाएगा कि CH3NH2 को जो है हम लोग यदि रिएक्शन करवा दें NaNO2 और HCl के साथ, तो ये हम लोगों को जो है एक अल्कोहल निकाल के दे देगा, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा क्षारीय यौगिक कौन सा होगा, ठीक है। तो निम्न में से जो सबसे ज़्यादा क्षारीय यौगिक होगा वो आपको बेंजिल एमीन हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, बेंजिल एमीन यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो बेंजिल एमीन का यदि हम लोग सूत्र देखें तो यहाँ पे C6H5 उसके बाद NH2 हो जाता है, ठीक है, NH2। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन जो है ना, ये नाइट्रोजन जो है आपको यहाँ पे क्या करता है कि जो सीधे सीधे यहाँ पे क्या करता है, पेयर इलेक्ट्रॉन दे पाता है, ठीक है। इसी के लिए जो है ये क्या होता है यहाँ पे जो है अच्छे से
जो ज़्यादा क्षारीय होता है, क्षारीय मतलब क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से देगा वो क्या हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे जो है एक तरह से वो ज़्यादा क्षारीय नेचर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे सामान्य डाइसेकेराइड अणुसूत्र किसका होता है, ठीक है। सबसे सामान्य डाइसेकेराइड जो है आपको यहाँ पे C12H22 और O11 का होता है, ठीक है। यानी कि दो दो यहाँ पे डाइसेकेराइड मतलब क्या, दो अणु या यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्लूकोज का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सॉरी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। C12H22O11, ए ऑप्शन सही हो गया। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन डाइसेकेराइड है। तो देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पूछा है कि डाइसेकेराइड कौन है, तो यहाँ पे लैक्टोज क्या हो जाएगा, हमारा डाइसेकेराइड हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर का जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, ए ऑप्शन। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न कहता है कि स्टार्च का जल अपघटन करने पर अंत में प्राप्त होता है। तो स्टार्च का जो है ना, जल अपघटन करने पर अंत में हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब तो ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। उसका 33 नंबर है कि नेचुरल रबर जो है ये किसका बहुलक होता है, तो ये आइसोप्रीन का जो है बहुलक होता है, सिस आइसोप्रीन होता है ये, ठीक है। सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 34 नंबर प्रश्न है कि कैप्रोलेक्टम का प्रयोग जो है यहाँ पे प्रयोग द्वारा बनाने जाने वाला संश्लेषित बहुलक क्या होता है, मतलब कैप्रोलेक्टम जो है किसका यहाँ पे बहुलक होता है। तो ये जो है ना आपको देखो, नाइलॉन 6 जो है कैप्रोलेक्टम का बना होता है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की औषधियाँ बुखार को कम करती हैं। तो एंटीपायरेटिक, ठीक है। पायरेटिक मतलब ही होता है कि तापमान, और तापमान को जो एंटी पायरेटिक मतलब क्या हो गया, कि जो तापमान को कम करे। तो यहाँ पे ज्वर नाशक हो जाएगा, एंटी पायरेटिक का हिंदी क्या होता है, ज्वर नाशक। सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका 36 नंबर प्रश्न कहता है कि ठोस क्षारीय धातु हेलाइडों का रंग किसके कारण होता है, ठीक है। तो ये जो है ना आपको ठोस में जो ठोस के जो क्षारीय हेलाइडों का रंग ना, तो हेलाइडों का जो रंग होता है वो आपको एफ सेंटर के कारण होता है। किसके कारण होता है, एफ सेंटर के कारण। सो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रयोग किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है। तो सिल्वर का जो निष्कर्षण होता है उसमें उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको ध्यान होगा कि एक जगह जो है निष्कर्षण में NaAgCN2, ठीक है, CN2 यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान आया होगा। तो ये जो है इसी के प्रक्रम में जो हम लोगों को यहाँ पे उपयोग करना होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे 38 नंबर प्रश्न की, कि यहाँ पे क्या कहता है 38 नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। ये क्या पूछ रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य में नाभिकीय संलग्न होता है। तो यहाँ पे H+H मिल के क्या देता है, हीलियम दे देता है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके 39 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कीटनाशक है, ठीक है। तो कीटनाशक जो है ना BHC हो जाएगा। कौन हो जाएगा, BHC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होता है। क्या होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। सो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके 40 नंबर प्रश्न कहता है कि फिनॉल का 1% विलयन क्या होता है। तो विलयन का जो है ना 1% विलयन ये बी संक्रामक होता है। क्या होता है, बी संक्रामक यहाँ पे होता है। सो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न कहता है कि सीढ़ी नुमा संरचना पाई जाती है। तो सीढ़ी नुमा डायहेलिक जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा, ये क्या होता है, DNA में होता है। सो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 42 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। तो देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है ना, वो आपका SO2Cl, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बहुत अच्छे से दे के आइए, ठीक है। और अच्छा अच्छा खबर सुनाइए। कुल जो है आपको यहाँ पे 70 में से 35 बनाने हैं, तो आप अटैम्प्ट करिएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से बना के आइएगा। बेस्ट ऑफ लक, सबका अच्छा जाएगा एग्जाम। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।